हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं पी के सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। आज साइलेंट हूं मैं क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और उसको मैं इस वे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि शायद आज के बाद आप सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो टॉपिक था वो कुछ ऐसा भी पढ़ा जा सकता है। फॉर्चुनेटली हमने अभी तक स्पेक्ट्रोस्कोपी में ग्राफ बनाना सीखा, ग्राफ की परफेक्शन के बारे में पढ़ा, लेकिन आज हम लोग उस पॉइंट को हिट करने वाले हैं जो आपके दिमाग में NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की इमेज बदल कर रख देगा। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ शायद वो एक तरह का जादू है, ठीक है। मैं पी के सिद्धांत ये गारंटी से कह सकता हूँ इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट देना पड़ेगा, तो जाके मैं इस टॉपिक को पढ़ा पाऊँगा और आपको समझा पाऊँगा। और आपको भी अपनी स्टडी टाइम का बेस्ट फोकस इस तरफ देना होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वह आज के बाद आपके सोचने का नज़रिया बदल देगा। आपकी तैयारी का जो वे ऑफ प्रिपरेशन है उसको बदल कर रख देगा। आप सोचते हैं जिस तरह की केमिस्ट्री जिस तरह सोची जाती है, जिस तरह पढ़ी जाती है, उस सोच को बदल कर रख देगा आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप पूरा देखिए और उसके बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि क्या लगता है आपको। ये नहीं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, ये आज आपसे मेरा सवाल नहीं होगा। आज आपसे मेरा ये सवाल ये होगा कि आप मुझे ये बताइए कि क्या मैंने अपना बेस्ट दिया या नहीं। आज आपसे मेरा सवाल ये होगा। इस चैलेंज, इस क्वेश्चन के साथ मैं इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिन स्प्लिटिंग। इस टॉपिक की शुरुआत किसी थ्योरी से नहीं करूँगा मैं। इस टॉपिक की शुरुआत करूँगा मैं किसी क्वेश्चन से। इस टॉपिक की शुरुआत करूँगा मैं क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। एक और क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। NMR के वैल्यू दे दिए गए हैं इसमें। ये वाले का वैल्यू दिया गया है 1.4 ppm, इसका दिया गया है 3.2 ppm, इसका दिया गया है 2.1 ppm, जबकि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है 2.2 ppm दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपको जो है 3.6 ppm दिया हुआ है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि इनका ग्राफ बनाना है, इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से इस टॉपिक को समझाने के लिए इसके ग्राफ दो तरह से मैंने बनाए हैं। एक पहला तरीका मैंने ये यूज़ किया है कि इसको मैं एक हाई रिजोल्यूशन के मशीन पर बनाऊंगा और एक बार मैं इसको लो रिजोल्यूशन के मशीन पे बनाऊंगा। एक बार मैं इसके ग्राफ को सस्ती मशीन पे बनाऊंगा, ठीक है, 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की मशीन पे, और एक बार मैं इसके ग्राफ को 300-400 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे मैं आपको बना के दिखाऊँगा। फिर जाके आपको ये बात समझ में आ सकती है। देखिए डियर फ्रेंड्स, ये इसकी मशीनें करोड़ों की आती है, तो मेरे पास तो इसकी मशीन नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मेरे पास तरीका ज़रूर है। तो कोशिश करता हूँ आप बिल्कुल अपना फोकस इधर रखिए, ठीक है। एकदम आज कसम खाइए कि इस टॉपिक को सीखे बिना आप हिलेंगे नहीं, ठीक है। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, चलो मैं एक मशीन लेता हूँ जो 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन है, ठीक है। 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे एक बार इसको ही बनाने की कोशिश करें और एक बार इसको भी बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले इसको बनाते हैं। देखिए आपको पता है कि TMS, आपको पता है ना, सबसे पहले तो TMS यूज़ करना ही होगा। विदाउट TMS तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलो पहले हमने TMS यूज़ किया, तो TMS का ग्राफ जो है वो 0 TMS पे आ चुका है। ये आपको क्या हो गया, 0 ppm पे TMS का ग्राफ है। उसके बाद बात की जाए, आपको ये जो है ये आपको पता है कि ये सील्डेड है क्योंकि इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज है। आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो बोलोगे सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है।
जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कितनी होती है तो सर 3.5 होती है। तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, ज़्यादा डिसिल्डेड होगा, दैट मीन वो दूर होगा ये वाला। और ये वाले के बगल में 2.75 वाला है, इसका मतलब ये उतना डिसिल्डेड नहीं होगा, दैट मीन थोड़ा ही सिल्डेड होगा। तो चलो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। तो 3 हाइड्रोजन के लिए ग्राफ कैसा बना मेरा भाई, तो 3 हाइड्रोजन का ग्राफ ऐसा बना। मान लो ये आया पीक, कितने पे आया ये पीक, तो आप बोलोगे सर ये 2.2 पे पीक आया। ये पीक कितने पे आया था, तो ये 0 पे आया था। अच्छा वो कौन है सर, 3.6 पे आया है सर। तो 3.6 पे कितने हाइड्रोजन है सर, वो भी 3 हाइड्रोजन है सर। तो 3.6 पे एक पीक उसका भी आया, सेम साइज का पीक आया, ये लीजिए ये 3.6 ppm। तो ये इसका ग्राफ हुआ। अच्छा अब इसको बनाते, आप समझ में आया कैसे बनाया मैंने इसको ना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा से देख लीजिए। इसको बनाते हैं, देखिए भाई इसमें ये भी CH3 ये भी CH3, लेकिन ये CH3 जुड़ा हुआ है एक C डबल बॉन्ड O से, और ये CH3 जुड़ा हुआ है एक CH2 से। निश्चित रूप से दोनों में फर्क होगा। ये CH3 जुड़ा हुआ है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप से, मतलब CO जिसमें कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो ये ज़्यादा डिसिल्डेड होगा। तो ये कितना हो गया 2.1। जबकि ये CH3 एक छोटे से CH2 से लगा हुआ है, इसकी डिसिल्डिंग कम होगी, सिल्डेड होगा, दैट मीन क्या होगा 1.4। एकदम ध्यान दीजिए। और जहाँ तक इसकी बात की जाए तो देखिए ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से जुड़ गया, इसलिए इसका क्या हो गया ppm 3.2 हो गया। आप चिंता मत कीजिए, ये आपको निकालना नहीं, वो दिया हुआ रहेगा। आपको बस एक लमसम वैल्यू सोचना है कि भाई ये सबसे ज़्यादा डिसिल्डेड होगा क्योंकि ऑक्सीजन के बगल में है, उसके बाद ये डिसिल्डेड होगा क्योंकि कार्बन के बगल में है जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, सबसे ज़्यादा सिल्डेड होगा क्योंकि इसके पास में कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। चलिए तो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हमने बात की TMS की, सबसे पहले हमने बात की TMS की 0 ppm पे। उसके बाद किसका नंबर आ गया, उसके बाद आ गया ये वाले का, देखो ये वाला जो सबसे कम डिसिल्डेड है, मतलब सबसे ज़्यादा सिल्डेड है। तो चलो 3 हाइड्रोजन है, तो अगर 3 हाइड्रोजन है तो चलो ये ग्राफ हमने बना दिया इसका। कितने पे बनाया, तो 1.4 पे। उसके बाद किसका नंबर आएगा, फिर 3 हाइड्रोजन का, लेकिन 2.1 पे आया। तो 2.1 पे देखो ये कितने पे आया 2.1 पे। और उसके बाद किसका नंबर आया 3.2 पे। 3.2 पे 2 हाइड्रोजन है, 3.2 पे 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, ये आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है सर, आप ऐसे क्वेश्चन तो हमें पहले करवा चुके हैं। मैंने बोला रिलैक्स, शांत हो जाओ बस। ये काम हमने करवाया 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे। कितने मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे काम करवाया, ये हमने काम करवाया 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे। लेकिन अब इसी को हम करवाते हैं 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे। ठीक है, इसी काम को हम 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे करवाते हैं। तो अगर इस काम को हम 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे करवाएंगे बच्चे लोग, 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे, तो ये वैल्यू ऐसा आएगा, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, फिर ये ऐसे 2.2 3.6 0। अरे कोई फ़र्क नहीं आया, देखिए इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों तो एक ही तरह काम कर रहा है। लेकिन इसको करवाते हैं, अब इसको हाई रेजोल्यूशन की मशीन पे काम करवाते हैं 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे। ठीक है, अब इसको 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे काम करवाते हैं, देखते हैं कैसा आता है। देखिए ये 0 तो आएगा ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये 0 पे तो आएगा ही। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका नंबर है पहले 1.4 वाले का, ये यहाँ 1.4 आ रहा है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब समझिएगा बात को, ये देखिए। उसके बाद नंबर आया 2.1 का, उसके बाद किसका नंबर आया 2.1 का। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने, बराबर कर दिया, क्योंकि ये भी 3 है ये भी 3 है ना, तो बराबर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद कौन आ गया, उसके बाद आया 2 का, यानी 3.2 वाला। इसका ग्राफ ऐसा हुआ, ये देखो, ये 1.4 पे आया, ये 2.1 पे आया, ये बीच में 3.2 पे आया। आप बोलोगे सर ये क्या रायता फैला दिया सर आपने, ये क्या तबाही मचा दिया आपने, यहाँ कुछ और था यहाँ कुछ और हो गया, जबकि यहाँ 100 मेगाहर्ट्ज़ पे भी यही है, 300 मेगाहर्ट्ज़ पे भी यही है। आखिर ऐसा क्या कमाल कर दिया सर आपने। मैंने बोला भाई इस बात सोचने की है, ठीक है, बात को समझने की है। तो आज हमें यही सीखना एग्जैक्टली, ठीक है, आज हमें यही सीखना है। और हमारा टॉपिक है सीखने के लिए स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, ये हमारी सीखने के लिए क्या है, स्पिन स्पिन कपलिंग। चलिए पहले इसको नोट कीजिए।
चलिए कुछ क्वेश्चन और पहले करें। एक CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और एक एग्जांपल है CH3 C CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और एक हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए हम एक काम करते हैं, इसमें से ज़रा नंबर कर देते हैं हम इन हाइड्रोजन को। ठीक है, देखते हैं आपको ये जो है इस कार्बन को हम लोग नंबर दे देते हैं नंबर 1। ठीक है, इसको हम लोग नंबर दे देते हैं आपको नंबर 2, ये नंबर 3 हो गया और इसको नंबर हाइड्रोजन 4 कर देते हैं। और चूंकि इसमें सभी एक जैसे हैं इसलिए क्या हो गया, इसमें किसी को कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए अब बनाते हैं पहले इसका ग्राफ। आप बोलोगे सर इसमें करने के लिए कुछ है नहीं, सभी sp3 हाइब्रिडाइज हैं। हमने हाँ भाई सभी sp3 हाइब्रिडाइज हैं सर। मान के चलिए इनका सभी का जो पीक आएगा सर वो 1.4 ppm पे आएगा, क्योंकि सभी केमिकली इक्विवेलेंट हैं। बोले हाँ बिल्कुल है। तो चलिए सर एक काम कीजिए, ग्राफ बनाइए इसका। हमने चलो बनाते हैं। हमने भाई कितने हाइड्रोजन, आप बोलो 3 3 6 3 9 3 12। सर आपके 12 हाइड्रोजन है सर 1.4 ppm पे और सभी केमिकली इक्विवेलेंट हैं। इसका मतलब ग्राफ अलग नहीं होगा इनका। तो चलो सबसे पहले तो TMS बना दिया हमने, ये 0 ppm। और उसके बाद ये 12 जो ग्राफ हैं ये ऐसे चलेगा सीधे कितने 1.4 पे, एकदम यू लंबा सा, ये देखो 1.4 और ये 0 ppm। तो भैया ये हमने बनाया 100 मेगाहर्ट्ज़ पे। कितने बनाया 100 मेगाहर्ट्ज़ पे। और इसी को हम क्या करते हैं 300 मेगाहर्ट्ज़ पे बना के देखते हैं। इसको कितने बना के देखते हैं 300 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो जब 300 मेगाहर्ट्ज़ पे बनाया तो दिखा कि ये ऐसे आया और ये ऐसे आया, यानी कि ये 0 और ये 1.4 ppm। मतलब कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं आया, चाहे इसको 100 पे देखा गया चाहे इसको 300 पे देखा गया। अब बारी है इसकी। तो सर इसमें करने के लिए कुछ है नहीं ज़्यादा सर। ठीक है, ये हाइड्रोजन है सर। पहले हम 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे देखेंगे। देखो सर ये हाइड्रोजन है, आपको पता है कि डायरेक्ट ये sp2 कार्बन जुड़ा है सर। ये वाला हाइड्रोजन देखिए कहाँ जुड़ा है sp2 से सर। तो ये सबसे इसका आपको पता है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर। तो ये 5 से 6 के बीच में, चलो ठीक है 5 to 6 के बीच है। और सर ये कितने, ये सर ये सभी sp3 कार्बन है सर, उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन है। इन सब का वैल्यू में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा सर। आप चलो हम बाद में बात करेंगे इसकी, अभी हमने इस बारे में बात नहीं किया है। हम बोले सर इसका ठीक है ले लो ना सर, कुछ का अलग अलग मान लो 1.23 है, ये 1.4 है, ये 1.2 ले लो इसको। तो आप बोलोगे सर इसका ग्राफ ऐसे बनेगा सर। देखो सभी 3 3 3 है, तो इसका मतलब है सबसे पहले ग्राफ आपको TMS का यहाँ आएगा 0 पे, फिर एक बार एक का ग्राफ आएगा 3 हाइड्रोजन के लिए, फिर एक बार दूसरे का 3 के लिए आएगा और एक बार फिर तीसरा का 3 के लिए आएगा। और ये जो हाइड्रोजन वो सबसे लास्ट में चला जाएगा काफ़ी दूर। आप बोलो सर देखो ग्राफ ऐसा बनेगा सर, यानी इन 3 के लिए सर 1 2 3 3 के लिए 3 ग्राफ आएंगे और ये जो हाइड्रोजन होगा इसका ग्राफ दूर चला जाएगा। मतलब बिल्कुल सही बात है। लेकिन हाई रेजोल्यूशन की मशीन पे क्या होगा, तो बोलेगा हाँ सर हाई रेजोल्यूशन की मशीन पे ये चीज़ें बदलेगी और हाई रेजोल्यूशन की मशीन पे चीज़ें थोड़ा अलग होगा। और वो इस तरह आएगा कि देखो सर 0 पे तो ये आएगा, ठीक है 0 पे ये आया। अब क्या हुआ कि 0 पे जैसे ही आया, अब जो आपके पास हाइड्रोजन है अब वो ग्राफ इस टाइप से आपके पास आएंगे। देखो अब ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा। बोले सर क्या बात करो सर, यहाँ पर आपके 100 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आया ग्राफ और सर 300 मेगाहर्ट्ज़ पे ये आ गया ग्राफ। ऐसे कैसे करते सर, बेईमानी मत करो सर, चीटिंग ना करो। तो आज हमारी ड्यूटी है इसी को सीखने की। आज हम स्पिन स्प्लिटिंग के बीच हम इसी पॉइंट को सीखने वाले हैं। आप बोलोगे सर क्या बात है सर, हमें तो बताया था सर ने, आप बेवजह सर यहाँ पर तुक्का लगा रहे हो सर, बेवजह लोगों को पागल बना रहे हो। सिंपल है सर n+1 रूल लगाओ ना सर। जो लोग जान रहे होंगे वो बोलेंगे सर क्या बच्चों वाला काम करे, सर n+1 रूल लगा दो। मैंने बोला बेटा मैंने पाविया बेनवेल, ठीक है, और इसके अलावा भी और भी कई सारी बुक्स को पढ़ के निचोड़ निकाला है कि ये n+1 रूल लगा क्यों। सारी बुक्स में सारे टीचर्स तो यही बता देते कि n+1 रूल क्या है। आप बोले वो सीधे बोलेंगे भैया n+1 रूल लगाओ और नंबर ऑफ पीक बता दो। लेकिन मैं आपको ये नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये रूल ये काम कैसे करता है। ये जो ग्राफ जो दिख रहे हैं वो हाई रेजोल्यूशन पे क्यों ग्राफ अलग हो गया, क्यों इसका हाई रेजोल्यूशन पे ग्राफ अलग नहीं हुआ, क्यों इसका हाई रेजोल्यूशन पे ग्राफ अलग हो गया। मेरा पॉइंट मेरा मोटिव इस बात को समझाने का है, ठीक है। तो चलिए पहले इस बात को नोट कर लेंगे और समझेंगे हम लोग स्पिन स्प्लिटिंग।
स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग को शॉर्टकट में n+1 रूल भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, लेकिन हम बात नहीं करेंगे n+1 रूल के तरह डायरेक्ट, हम उसको ट्रिक से थ्रू नहीं बताएंगे आपको, मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, ब्रोमीन, कार्बन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये ले लिया हमने क्लोरीन, ठीक है। अब भाई हमने ऐसा ले लिया, तो अब यहाँ पर जो होगा ना, अब यहाँ पर इसका जो वैल्यू हो गया, ये इसका वैल्यू मान लो ले लो 2.32 ppm, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो गया, इस यहाँ पर जो इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसका जो ppm वैल्यू क्या हो गया। क्योंकि देखो आप समझ सकते हो इतना कि सर ये दोनों हाइड्रोजन का तो केमिकल इन्वायरमेंट सेम है सर। बोलोगे नहीं सर, इसके बगल में ब्रोमीन, इसके बगल में ब्रोमीन। अरे नहीं भाई, ये तो कन्फर्मेशन गोल गोल घूम रहा है। ये ब्रोमीन जब यहाँ है, थोड़ी देर बाद ये ब्रोमीन यहाँ हो जाएगा, थोड़ी कोई बड़ी बात है। ये तो गोल गोल घूम, ये तो sp3 हाइब्रिड है, तो ऐसे है टेट्राहेड्रल शेप में, तो घूम रहे हैं। तो इनमें सभी के लिए ये सभी क्या है, इक्वल है। तो इन सभी के लिए ये सभी क्या है, एक जैसे हैं। क्योंकि ये देखो ना, ये तो sp3 है ना, ऐसे तो गोल गोल घूम रहा है। कभी ये इसके सामने है, कभी ये इसके सामने है, कभी ये इसके सामने आया, कभी ये इसके सामने है, कभी ये इसके सामने। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चे लोग कि आपको इस स्ट्रक्चर को रियल में तो ये ऐसा होना चाहिए था, Br H C H H Cl, और कंफर्मेशन हो रहा है। कभी Br H के सामने आ जा रहा है, कभी Br इसके सामने आ रहा है, कभी ये 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 इसके सामने आ रहा है। मतलब ठीक है ना, कंफर्मेशन का तो मतलब ये था कि कोई किसी के सामने आ रहा है। इसका मतलब है कि इनके केमिकल इन्वायरमेंट की बात को गौर से समझना है। कि कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि Br H और CH HCl, तो ये दोनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ये हाइड्रोजन एक अलग है, क्योंकि इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। ये दोनों हाइड्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो क्लोरीन से जुड़ा है, और इधर एक कार्बन से जुड़ा है जो 2 ब्रोमीन से जुड़ा है। जबकि ये हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली 2 ब्रोमीन से जुड़ा है, और उसके बगल वाला कार्बन एक क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। चलिए, इसके लिए ppm का वैल्यू कितना आएगा, ये सपोज करो मान लो 2.32 ppm आ गया, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर लगे हुए हैं, तो ये मान लो आ गया 4.9 ppm, ठीक है। ये 4.9 ppm आ गया। आप बोलोगे सर हम ना इसका ग्राफ अगर बनाएंगे सर, तो हम बोले ठीक है बनाओ। तो आप बोलोगे सर देखो आपने इसको 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे बनाओ सबसे पहले। हम बोले चलो बनाओ। तो जब आप इसको 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे बनाओगे सर, तो सबसे पहले तो TMS देना बिल्कुल मत भूलो। आप टीचर लोग भूल जाते हो, बोले सॉरी भाई TMS नहीं भूलते, चलो TMS दे दिया। अब क्या हुआ, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है इसका केमिकल शिफ्ट क्या है, कम है ना सर। हम बोले बिल्कुल कम है। तो सर बना दीजिए सर इसी बात पे। हमने बिल्कुल बना दिया 2 हाइड्रोजन का। और सर देखिए उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ 4.9 पे, तो एक बार उसको भी बना दिया। हमने ठीक है एक छोटा बना दो उसको, क्योंकि ये नंबर हाइड्रोजन कम है। ये देखो, बोले देखो सर एग्जैक्टली, वाओ यू आर ग्रेट, देखो आपने बना दिया। मैंने बोला अच्छा एक बार बताओ, अगर इसी को 300 मेगाहर्ट्ज़ पे बनाना हो तो क्या बनाओगे। बोले कि हाँ सर, यही तो कहानी पलट जाती है, यही तो कहानी बदल जाती है। और कहानी इस तरह बदलती है कि यहाँ पर n+1 रूल लगाना पड़ता है। यानी कि ये जो 2 हाइड्रोजन हैं ये दोनों सेम केमिकल इन्वायरमेंट के, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जिस कार्बन से जुड़े उसके बगल वाले कार्बन पे आपको कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो आपको बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग बोलते हैं n, यानी क्या हो गया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन नियरर कार्बन, कि नियरर कार्बन पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसको क्या बोला गया, n बोला गया। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ पिकलेट आएंगे वो हो जाएंगे n+1। अब बोलो सर क्या कहानी बना रहे, सर पिकलेट क्या है। मतलब भाई ये है पीक, ये क्या है पीक। लेकिन अगर इसी में गौर से देखो, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसको हमें पहले बनाना है। एकदम ध्यान से देखो, ये 2 हाइड्रोजन हमें पहले बनाना है। इसके बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन, मतलब n का वैल्यू क्या, इन दोनों के लिए n का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ पिकलेट कितने हो गए, तो n+1। तो n+1 का मतलब 1+1 = 2। देखो n1+1 मतलब 2। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आएगा TMS के बाद वो कितना हो जाएगा, उसको हमें एक्चुअल में ऐसे बनाना होगा, ठीक है। और 2.32 ppm उसके बीच में आ जाएगा, बिल्कुल देखो यहाँ इसके ठीक 2.32 ppm इसके बीच में आ गया। जबकि ये 2.32 ppm यहाँ आया था, देखो ठीक इसके नीचे, और यहाँ पर क्या हो गया, ठीक बीच में आ गया।
अच्छा चलो, ये हाइड्रोजन की बारी आएगी, इस हाइड्रोजन के लिए हमें पीक बनाना है। इसके बगल वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है इसके लिए, तो आप बोलोगे सर इसके बगल वाले कार्बन पे n = 2 है, तो हम बोले n+1 कितना हो गया, तो सर 2 + 1 = 3। इसका मतलब ये 3 इसमें अगर पीक बनेगा, तो बोले ठीक है 3 पीक बनेगा। बोले बिल्कुल सर, तो 3 का मतलब ऐसे बनाना है ये। और अगर ये कितना है 4.9 ppm है, तो ये 4.9 ppm इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। इसका जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा, जबकि इसका रेशियो जो होगा 1:2:1 होगा। आप बोलोगे सर अब दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, आप ना फालतू में बकवास किए जा रहे हो, ठीक है। 100 मेगाहर्ट्ज़ 300 मेगाहर्ट्ज़, अब इसका रीजन बताओ। हमने हाँ यही तो चीज़ है जो मुझे बताना था, इसका रीजन कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्यों आखिर मान लो 100 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे कुछ और आ रहा है, 300 मेगाहर्ट्ज़ की मशीन पे कुछ और आ रहा है। तो यहाँ पर हमें सीखना है मल्टीप्लिसिटी, और ये मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, तो वो होता है n+1, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक नया टर्म हमारे पास आ गया मल्टीप्लिसिटी, यानी कि n+1। अब इसका सीधा मतलब समझो, अब इसका सीधा मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन है, ठीक है, एक हाइड्रोजन है या बंच ऑफ हाइड्रोजन है, 2-3 एक साथ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। अगर उसके आसपास कोई नहीं है तो उसको किसी से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उसके आसपास कोई है तो उससे उसको इफेक्ट पड़ेगा। मेरी बात को समझो, जैसे कि मान लो आप मान लो कि कोई इंसान है, इसके 2 बच्चे हैं, दोनों वो लोग गरीब हैं बहुत, ठीक है। उनके दोनों बच्चे बाहर खेल रहे हैं और उसके पास कोई नहीं है खेलने के लिए, तो उसने अपने बच्चे को क्या किया, एक लाठी की गाड़ी बना दी, बच्चे उसमें खेल रहे हैं। उसने बच्चे को क्या किया, गोल गोल टायर दे दिया, डंडा दे दिया, बच्चे उसे लुढ़का रहे हैं। देखा ना आपने, वो टायर को बच्चे गोल गोल घुमाते हैं, उसमें बच्चे खुश हैं। उसने बच्चों को कुछ कंकड़ पत्थर दे दिए, बच्चे उससे साथ खेल रहे हैं। समझो बात को। लेकिन अब उसके पास कोई ऐसा बच्चा आ गया जो बिल्कुल महंगी वाली एरोप्लेन वाला खिलौना लेके आ गया, महंगे वाले टॉयज़ लेके आ गया। तब समझो वहाँ से क्या हुआ। जो बच्चा महंगे खिलौनों से खेल रहा है वो तो खेल रहा है, लेकिन जो बच्चा पहले संतोष करके छोटे छोटे खिलौनों से खेल रहा था, अब उसके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा और वो उनके खिलौनों को देखकर उसको अपने खिलौने बेकार लगेंगे और वो जाके अपने बाप के पास धूम मचाएंगे कि मुझे वो वाले खिलौने ला के दो जो खिलौने से वो बच्चा खेल रहा है। तो यहीं पर डाइवर्जन आएगा, यहीं से मल्टीप्लिसिटी आएगी, ठीक है। आप सुबह से भूखे हो, ठीक है, या आपने नहीं खाया है, आपको रोटी और सब्जी मिल गई खाने के लिए, आप मज़े से खा रहे हो, लेकिन आप रोटी और सब्जी खा रहे हो और बगल वाला जो है वो पूरी सब्जी खीर, ठीक है, अचार पापड़ दही खाए, तो फिर आपको वो रोटी अच्छी नहीं लगेगी खाने, जो कि वो थोड़ी देर पहले रोटी अच्छी लग रही थी, लेकिन बगल वाले के इफेक्ट से आपके जो खाने का स्वाद था वो बिगड़ गया। दैट मीन यही है मल्टीप्लिसिटी। अगर वो अकेले है तो उससे किसी से इफेक्ट नहीं पड़ता, वो जो है सो है, किसी से फर्क नहीं पड़ता। वो केमिकली इक्विवेलेंट था, वो एक पीक बनाएगा मतलब एक ही बनाएगा। लेकिन जैसे ही बगल में कोई हाइड्रोजन आता है, उसके ठीक बगल नियरर कार्बन पे, ठीक है, दूसरे वाले मोहल्ले में आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बच्चा उसके बगल में नहीं आना चाहिए। तो जैसे ही बगल में कोई हाइड्रोजन आता है वो उससे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि ये समझिए कि अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता, अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता, इसका सिर्फ इन दोनों का एक पीक आता, और अगर ये हाइड्रोजन नहीं होता तो भी इसका क्या होता, एक ही पीक आता। लेकिन चूंकि इसके बगल में ये दोनों हाइड्रोजन है और इसके बगल में ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बगल में ये दोनों तो केमिकल इक्विवेलेंट है, इसके बगल में ये हाइड्रोजन है, तो इसका मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगा, 1 + 1 n+1 यानी 2, तो 2 बोले तो ड्यूप्लेट। और ये 1 है, इसके बगल में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 का मतलब n का वैल्यू 2 हो गया, तो 2 + 1 = 3। तो देखो सर कितने हो गए, ट्रिपलेट हो गया। तो ये ट्रिपलेट और ये क्या हो गया, डबलेट हो गया, ठीक है। ये ट्रिपलेट और ये क्या हो गया, डबलेट हो गया। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 CH Cl CH3, इसका वैल्यू हो गया मान लो 1.2, इसका वैल्यू 1.2, इसका वैल्यू हो गया आपको 2.4, ठीक है। ये इस तरह का वैल्यू है। अब बोलोगे सर इसका ग्राफ बनाना आपको, अगर नॉर्मल ग्राफ बनाओ 100 मेगाहर्ट्ज़ पे तो क्या दिखेगा भाई, बोलोगे सर देखो ये 3 और ये 3, ये दोनों सेम केमिकल इन्वायरमेंट का, सर देखिए जिससे यहाँ जाना और यहाँ जाना एक जैसा है, तो 3 3 6, और सर देखिए सर प्रोटेक्टेड भी है, सील्डेड भी है। तो आप बोलोगे ठीक है भाई 6 के लिए एक ग्राफ बनाओ, तो आपने बना दिया यूँ। उसके बाद कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसका केमिकल शिफ्ट 2. ये तो केमिकल शिफ्ट क्या था 1.2 और इसका केमिकल शिफ्ट क्या होगा 2.4, तो 2.4 तो मतलब एक हाइड्रोजन, इसको ऐसे बना दो, ये लो 2.4, ये देखो ऐसा बन गया। लेकिन अगर इसी को बच्चे लोग 300 मेगाहर्ट्ज़ पे बनाओगे तो क्या होगा, ये गौर से देखो, इसके ये 3 है, इसके बगल में कितना हाइड्रोजन है,
तो सर एक हाइड्रोजन है सर, देखो ये 3 है ना, ये भी 3 है, चाहे ये भी 3 है, इन दोनों बगल में क्या है, एक हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट तो एक है। और इसके बगल में कितना हाइड्रोजन है, एक, तो इसके लिए n का वैल्यू कितना हुआ, 1, तो n+1 कितना हुआ, 2। सेम इसके लिए भी है, n का वैल्यू 1, तो n+1 का वैल्यू क्या हो गया, 2। और चूंकि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, ग्राफ सेम आएगा, तो इसका मतलब है कि इन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन के लिए ग्राफ कैसा आएगा, ये TMS, ये डबलेट आएगा देखो। और ये जो वैल्यू था हमारा, कितना वैल्यू था, 1.2, ये 1.2 इसके बीच में आएगा, अभी बीच में क्यों आएगा वो भी बताएंगे। और ये जो था 2.4, इसका कितना है, तो भैया इसके लिए 3 और 3 6, इसके लिए n का वैल्यू कितना हो गया, तो सर 6, तो n+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा, तो 2.4 पे ग्राफ ऐसा आ जाएगा, गौर से देखो। ये देखो इसका वैल्यू ये आ जाएगा, और ये जो 7 है चूंकि, इसलिए बीच में आएगा कितना, 2.4। देखो देख रहे हो, इसका 100 मेगाहर्ट्ज पे ऐसा ग्राफ बनेगा, 300 मेगाहर्ट्ज पे ऐसा ग्राफ बनेगा। मतलब बच्चे लोग आपको सिंपल समझना है कि अगर हम हाई रेजोल्यूशन पे लेंगे तो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी में ब्रेक कर देना है। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम इसके रीजन को समझें कि क्यों स्पिन स्प्लिटिंग होता है। इसके रीजन को हम समझें। हमारे पास जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है। चलिए, आप लोग बहुत बोर हो गए होंगे, मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत परेशान हो गए होंगे इस चीज़ को लेके। तो चलिए मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ। तो एक जोक सुनाता हूँ मैं आपको। एक जोक है कि एक बार क्या हुआ कि एक लड़की की नई नई शादी हुई थी। तो उसकी सास ने उससे पूछा कि बहू बताओ तुम्हें किचन में क्या क्या आता है। तो उसकी बहू ने जवाब दिया, जी सासू माँ, पसीना आता है, चक्कर आते हैं। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब समय है इस बात को सीखने का कि स्पिन स्प्लिटिंग होती कैसे है और क्यों इसकी मल्टीप्लिसिटी काम करती है। सपोज कीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, Br। इसका हाइड्रोजन को यहाँ ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज है। और CHHCl, इसके वैल्यू रख देते हैं, कुछ भी, क्या दिक्कत है। इसका वैल्यू मान लें हमने ले लिया 2.42, ठीक है, और इसके वैल्यू हमने ले लिए आपको 4.9 ppm। चलिए, सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको उतना, ठीक है। 2.32 था और ये 4.9 ppm रख लिया हमने। ऐसे अपनी मर्ज़ी से थोड़ा बहुत आगे पीछे करके रख लेते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि भाई इसके ग्राफ कैसे कैसे बनेंगे। आपको मैंने इसका एग्जैक्ट ग्राफ बताया n+1 रूल के अकॉर्डिंग कि देखो यहाँ पर जो है ये 2.32 ppm है, तो ये 2 हाइड्रोजन है, इसके बगल में 1 हाइड्रोजन है बगल वाले कार्बन पे, तो क्या हो गया, ड्यूप्लेट हो गया। और 2.32 पहले है, चलो देखो, तो 2.32 पहले आएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसका ppm वैल्यू ज़्यादा है 4.9 इस हाइड्रोजन का, जिस हाइड्रोजन का 4.9 ppm है। अगर 4.9 ppm है तो ये एक हाइड्रोजन का बगल वाले में कितना हाइड्रोजन, 2, तो 2 + 1 3, तो ये ट्रिपलेट हो गया। तो 4.9 पे ट्रिपलेट मतलब कि ये ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। इसके बीच में आया कितना, 2.32, इसके बीच में कितना आया, तो ये 4.9 ppm, ठीक है। चलो, अब हम सोचते हैं इसका वैल्यू कैसे निकाला जाए, कैसे ये इनको क्लियर किया जाए कि सर ये कैसे ट्रिपलेट बना, कैसे ये डबलेट बना। इसी चीज़ को सीखना बहुत ध्यान से आप लोग सीखेंगे तो फोकस हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए। इसको नहीं सीखे तो फिर आप बेकार हो गया कि भाई सिर्फ n+1 का रूल याद करके काम नहीं चलना है, इसको समझना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, हम इनको 4 अलग अलग केस में तोड़ते हैं। ये जो है ना, देखिए कितने ग्राफ हैं यहाँ पर, तो आपको यहाँ दिख रहे हैं सर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो हम इसको 5, हम इस 5 मतलब ये TMS के पीक को छोड़ दीजिए, क्योंकि TMS के पीक में तो वैसे भी कुछ नहीं रखा है। तो 5 पीक को समझने के लिए इसको हम 5 पोर्शन में तोड़ते हैं, ठीक है, 5 पोर्शन में तोड़ते हैं और तोड़कर उसको क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ के बीच रखते हैं। ठीक है, इन 5 को तोड़ के हम लोग 5 पोर्शन में रखते हैं। चलिए देखिए भाई, भगवान का नाम लीजिए, हम इसको हटा देते हैं, इनको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन को पकड़ो, ठीक है। CHCl
CH H CH, हम सिर्फ हाइड्रोजन को ले रहे हैं, अभी और किसी को नहीं, जिसका पीक बनाना है सिर्फ उसको ले रहे हैं हम। देखिए, अगर आप में गट्स नहीं है तो आप छोड़ के जा सकते हो, आप N+1 रूल को याद कर लो। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं रियल में, और आपको ये भी पता है कि मैं आपको बहुत अच्छे सिखा दूंगा, तो आप मेरे साथ रुक सकते हैं। ठीक है, देखिए तो भाई, तो चलिए इसको बहुत गौर से देखिए, क्योंकि ये आपके कई सवालों के जवाब देने वाले हैं। देखिए, आपको NMR का ग्राफ देख के लगता होगा सर, चलो मान गए यहाँ 2 है तो यहाँ 2 आपने बना दी, लेकिन सर ये 1 था तो यहाँ आपने 3 कैसे बनाया? इसका क्या एग्जैक्टली क्या लॉजिक मिलेगा? उसके बाद सर ये दोनों इक्वल साइज के, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज बगल वाले का साइज छोटा है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो चलिए छोड़िए इस बात को, हमने इन सबको यहाँ रखा, 5 पीक आए हैं, 5 पीक के लिए हमने इसको रखा, और 5 पीक को हम लोग इसके अंदर प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले आप बात करते हैं कि देखिए, हमने यहाँ पर इस हाइड्रोजन को चेक करना है, ये वाला हाइड्रोजन, हम बात करते हैं इस हाइड्रोजन को चेक करने की। तो इस हाइड्रोजन को जब हमें चेक करना है, तो जब इस हाइड्रोजन को चेक करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ हमने क्या किया, ये हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, इसके ऊपर हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगाया। तो जब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो ये दोनों हाइड्रोजन क्या करते हैं कि इनकी पॉसिबिलिटी है, भाई जिस हाइड्रोजन को हम स्टडी कर रहे हैं हम उसको फिक्स लेते हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं। लेकिन बाकी का क्या करेंगे, बाकी पे हमारा कंट्रोल थोड़ी चलता है। तो हो सकता है कि ये इनका जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड हो वो इस डायरेक्शन में हो, भाई किसी डायरेक्शन, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, हो सकता है कि इस डायरेक्शन में हो या तो इस डायरेक्शन में हो, है ना। रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च जब देंगे हो सकता है वो इधर जाए चाहे इधर जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये इधर अगर जा रहा है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखिए, ये H0 था और ये क्या था, HI था। तो ये H0 और HI जुड़ गया, इस हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, H0 और HI जुड़ गए। जब H0 और HI जुड़ गए तो इसका मतलब है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू था वो काफ़ी आ गया। और अब अगर इसको रेजोनेंस में लाना है, चूंकि NMR में रेजोनेंस की बात करते हैं, रेजोनेंस में लाना है तो इसको बहुत एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत बहुत कम पड़ेगी। ठीक है, यानी इसको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत पड़ेगी, और ये कहाँ जाएगा, ये डाउन फील्ड आ जाएगा। कहाँ जाएगा, डाउन फील्ड। तो सपोज करो कि इसके लिए हमने एक्सपेक्ट ये कर रखा था, हमने इसके लिए एक्सपेक्ट ये कर रखा था कि यहाँ पर इसका पीक हमने एक्सपेक्ट कर रखा था, कहाँ पर, तो ये आपको 4.9 पे इसको हमने एक्सपेक्ट कर रखा था। लेकिन इस समय इसका पीक कहाँ गया, इसका पीक ना 4.9 से ज़्यादा आ गया, मतलब इसका जो डाउन फील्ड में आया, मतलब इसको कम मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत पड़ेगी। नहीं समझ रहे हो मेरी बात को, समझो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि सपोज की, हटाओ इसको, सब मिटाओ, सब हटाओ, ये सब फ्रेश बनाओ। ये देखो, ये है कार्बन, ये रहा कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा क्लोरीन, और ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा ब्रोमीन, ये रहा ब्रोमीन। हमारा फोकस सिर्फ इस पे घूम रहा है। ठीक है, हमने बोला कि भैया जब इसको चेक करना, मान लो इसके लिए हमें कितने पीक आएंगे, इसको हमें चेक करना है। तो जब इसको चेक करने के लिए इसको हमने यहाँ रखा, हमने क्या किया, अपने ऊपर से अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया, क्योंकि हमें इसे चेक करना है, इसका फिक्स है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया H0। लेकिन उस समय ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, ये दोनों क्या काम कर रहे हैं, हो इससे ये इफेक्ट होगा। अरे भाई, कोई बच्चा एरोप्लेन बना के खेल रहा है, उसके पापा ने उसको 1000 रुपये का खिलौना ला के दिया है, और वो अचानक से गाँव में गया, उसने देखा कि छोटे बच्चे गुल्ली खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, या गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। उसने अपना हवाई जहाज उठा के फेंका और अपने बाप को जाके जीत की, मुझे भी गुल्ली डंडा चाहिए, मुझे गिल्ली चाहिए, मुझे कंचे चाहिए। ठीक है, तो इफेक्ट तो कोई किसी से हो सकता है, तो ये अपनी जगह कांस्टेंट है। अब ये हो सकता है कि ये भी इधर ही जाए और ये भी इधर ही जाए। तो कहने का मतलब है कि इसके लिए जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो गया वो बढ़ गया। इस पे जो हमारा क्या था, H0 और HI दोनों का वैल्यू बढ़ गया। लेकिन अब पीक लाने के लिए हमें उसको बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड देने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो उसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है, आपको तो पता है कि जो ग्राफ है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड के आधार पर नहीं बनाए जाते हैं। बाहर से क्या हम दे रहे हैं, हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई कर रहे हैं, उस पर ये ग्राफ देखा जाता है। तो भाई हम बाहर से क्या कर रहे हैं, जो भी देंगे हम NMR, जो भी मैग्नेटिक फील्ड देंगे उसकी ज़रूरत इसे बहुत कम पड़ेगी, मतलब कम पड़ेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर एक्सपेक्टेड इसको यहाँ आना चाहिए था, कहाँ 4.9 पे आना चाहिए था, तो इसको कम की जरूरत पड़ेगी, मतलब उसका केमिकल शिफ्ट को बढ़ाना पड़ेगा आपको, डाउन फील्ड ले जाइए उसको, मतलब उसको डाउन फील्ड ले जाइए, यहाँ ले जाइए उसको, देखिए इधर लेके आ गया। चलिए दूसरा पोर्शन लेके आते हैं कि इधर तो जा ही रहा है ये। अब मान लीजिए कि ये दोनों ही क्या हो गए, दोनों इधर आ गए, ये देखो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो भैया H0 इधर था और HI इधर है, तो ये तो दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये H0 इधर दे रहे हैं, HI इधर दे रहे हैं, तो ये तो कैंसिल कर रहे हैं दूसरे को। अगर कैंसिल कर देगा इसका जो नेट वैल्यू आएगा इस हाइड्रोजन के लिए, अब जब दोनों हाइड्रोजन उसका
ऑपोजिट अलाइन हो रखे हैं, तो उस केस में उसका जो नेट मैग्नेटिक आपको वैल्यू आएगा मैग्नेटिक फील्ड, वो तो कम हो जाएगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो उसका जो देना पड़ेगा उसको जो एनएमआर करवाने के लिए, उसका रेजोनेंस करवाने के लिए बाहर जो मैं एक्सटर्नल सप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा करना पड़ेगा तो ये जो हमने एक्सपेक्ट कर रखा था ये वाला 4.9 पे, ठीक है, हमें इससे ज़्यादा देना पड़ेगा, मतलब उसे अप फील्ड में रखना होगा। अप फील्ड मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देना होगा, तो ये ग्राफ हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ा, हमें पीक यहाँ देना पड़ा। हमारा देखिए एक्सपेक्टेशन ये था, हमारा ये एक्सपेक्टेड था लेकिन आया ये वाला, हमारा एक्सपेक्टेड ये था लेकिन आया ये वाला। और अब यहाँ आ जाइए, ये हाइड्रोजन का फील्ड इधर है, लेकिन एक तो तरीका ये कि भाई एक इधर चला जाए एक इधर चला जाए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यही होता है, दोनों एक डायरेक्शन में नहीं चलते, या तो एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, या एक इधर जाएगा और एक इधर आएगा। तो अब जरा गौर से देखिए कि जब इसका मैग्नेटिक फील्ड ये इस डायरेक्शन में गया और ये इस डायरेक्शन में गया, तो इन दोनों तो वैसे एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इन दोनों ने ही कैंसिल कर दिया एक दूसरे को। देखिए इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो इसका मतलब है कि आपने जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, आपने जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। और अगर छेड़छाड़ नहीं हुई तो जितना आना था उतना ही आया, जो एक्स्ट्रा आपने जो एक्सपेक्ट किया था 4.9 ही आया, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। लेकिन भाई होने के लिए तो सब हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी कि ये कभी ये होगा कभी ये, मतलब या तो यही होगा या तो यही होगा या तो यही होगा, ये तीनों होंगे। ये कभी इधर जाएगा कभी कोई इधर आएगा, इन तीनों, चलो ये तो फिक्स है। लेकिन इसके तो फिक्स नहीं है, ये दोनों हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन ये दोनों हाइड्रोजन, कभी दोनों उधर गया कभी दोनों इधर आया, कभी ये इधर कभी ये इधर। तो तीनों केस होते हैं, जिसमें ये वाला जो केस होता है ये मोस्ट प्रोबेबल केस होता है। आपको पता है कि मोस्ट प्रोबेबल यही है कि 50% इधर को जाए 50% इधर को जाए। तो इसका मतलब इसके लिए ग्राफ कैसा हो गया, ओवरऑल ग्राफ इसके लिए कैसा हो गया, इन तीन केसेस के लिए, तो इन तीन केसेस के लिए ओवरऑल ग्राफ ऐसा हो जाएगा कि ये ऐसे, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे। और आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपको इसका जो ग्राफ का जो रेशियो आएगा ये आएगा 1:2:1, मतलब ये हाफ और ये 100%, ये 50% ये 100%। इसका जो प्रोबेबिलिटी हो गया ये इन दोनों से क्या होता है, डबल होता है। तो ये 100%, ये 50%, ये 50%। जरा गौर से देखो ना, हमने इधर बनाया, देखो हमने इधर बनाया, हमने इधर बनाया, देखो हमने इधर बनाया, और हमने बीच में बनाया ये वाला, देखो हमने ये बीच में बनाया। तो इसका मतलब ये है कि ट्रिपलेट बना। और ट्रिपलेट कैसा बना बच्चे लोग, तो ट्रिपलेट ऐसा बना, दूर से आओ, ये देखो, ये देखो, यही बना ट्रिपलेट, यही बना है ना। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों के बारे में, मतलब इन दोनों हाइड्रोजन के बारे में। चूंकि देखो इन दोनों हाइड्रोजन का तो केमिकल इन्वायरमेंट सेम है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो जब इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते तो इन दोनों हाइड्रोजन के लिए जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया, इन दोनों केस पे आओ, इसके लिए हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगाया ही है। इन दोनों के लिए क्या हो गया, ये डायरेक्शन है वो तो फिक्स कर दो, इन दोनों का डायरेक्शन फिक्स कर दो। लेकिन अब ये जो हाइड्रोजन है ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। अब समझो, अगर ये इधर की तरफ होगा ये वाला हाइड्रोजन, क्योंकि ये दोनों फिक्स हो गया, अब वो दोनों इससे इफेक्ट होगा। अगर इसका डायरेक्शन इधर हो गया तो क्या हो गया, टोटल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। और अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा बच्चे लोग, तो जितना आपने एक्सपेक्ट किया था, वो एक्सपेक्टेशन से क्या करना पड़ेगा आपको एक्सपेक्टेशन से कम ही देना पड़ेगा। और अगर कम ही देना पड़ेगा तो आपका ग्राफ कहाँ चला जाएगा, डाउन फील्ड में आ जाएगा। डाउन फील्ड मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम देना पड़ता है। और अगर ऐसा हो कि इसका डायरेक्शन इधर चला गया और इसका डायरेक्शन इधर चला गया, तो जो नेट आएगा वो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका वैल्यू घट जाएगा। और अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटेगा तो आपको जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या करना पड़ेगा, उसको रेजोनेंस में लाने के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा। दैट मीन कि आपका अगर ये एक्सपेक्टेड यहाँ है तो आपका वैल्यू क्या आएगा, अप फील्ड में आएगा, मतलब जहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा देना पड़ेगा। अप फील्ड है और ये डाउन फील्ड है, तो इन दोनों के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास ग्राफ, ये ऐसे। लेकिन प्रॉब्लम है कि कोई भी एक्सपेक्टेड पे नहीं, क्योंकि दो आए, एक्सपेक्टेड बीच में ही रह गया। देखो ना, एक्सपेक्टेड यहीं रह गया। देखो एक्सपेक्टेड कितना था इसका, तो इसका एक्सपेक्टेड था 2.32, देखो ये बीच में आ गया। और इन दोनों ग्राफ को एक साथ लेके आइए, अब इन दोनों ग्राफ को एक साथ लेके आइए तो देखिए ये ग्राफ बन जाएगा, देखो है ना, ये 4.9 ppm। और चूंकि इन दोनों की प्रोबेबिलिटी देखो, ये हाइड्रोजन कभी इधर जा सकता है कभी इधर आ सकता है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी 50-50% है। तो 50%, इसलिए इसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, 1:1 आ जाएगा। जबकि इसका ग्राफ कितना आया था, 1:2:1। देखो ये 1:1 और ये 1:2:1।
तो दैट्स वाई कि इस तरह से आपने समझा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि क्यों ये ग्राफ इस तरह के बनते हैं और क्यों इसके ग्राफ इस तरह के बनते हैं, ओवरऑल कंबाइन करके हम लोग ये मल्टीप्लिसिटी को हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बात समझ में आएगी बच्चे लोग। हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे इस पर, ठीक है। देखिए सीखिए, ठीक है, मैटर करता है आपका सीखना, आपका समझना, आपका दूसरों को समझाना, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय।